हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहु सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था लाइब्रेरी वर्सेस फ्रेमवर्क, कि लाइब्रेरी किसको बोलते हैं और फ्रेमवर्क किसको बोलते हैं। तो अगेन आज एक और इम्पोर्टेंट हम टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एंगुलर और रिएक्ट में क्या अंतर है, यानी कि एंगुलर वर्सेस रिएक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने देखा कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है। हमने टारगेट किया था कि हमें ये समझना है कि रिएक्ट और एंगुलर में क्या डिफरेंस है। उससे पहले हमें ये जानना था कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हमें ये चीज़ समझने में टाइम नहीं लगेगा कि रिएक्ट और एंगुलर में क्या डिफरेंस है। आज जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम इसी बात पर फोकस करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे कि रिएक्ट और एंगुलर में क्या डिफरेंस है। जब हम किसी टेक्नोलॉजी को चूज करने जाते हैं और हमारे पास दो ऑप्शन है कि रिएक्ट और एंगुलर दोनों में से किसे चूज करें, तो उसका आंसर आपको आज इस वीडियो से मिल जाएगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये क्वेश्चन हर डेवलपर के माइंड में आता है जब वो रिएक्ट या एंगुलर को चूज करने की कोशिश करता है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आज इस वीडियो में मैं हर सिनेरियो से, हर पर्सपेक्टिव से ये कंपेयर करके दिखाऊंगा कि रिएक्ट कहाँ पर क्या करता है और वहाँ पर एंगुलर कैसे क्या करता है। तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए बेटर कौन है या फिर दोनों सही है। आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन सा चूज करेंगे, रिएक्ट या एंगुलर, ये भी आप समझ पाएंगे। तो सारा कंप्लीट कंपैरिजन देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और सबसे पहले देखिए, किसी चीज़ के बारे में अगर कंपेयर जानना हो तो सबसे पहले उसके हिस्ट्री पर फोकस करना चाहिए। तो इसी को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले हिस्ट्री समझेंगे कि रिएक्ट और एंगुलर का हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले हम एंगुलर के बारे में देखते हैं कि एंगुलर क्या है। जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क रिटेन इन टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट में लिखा हुआ एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का एंगुलर। यहाँ पर फोकस कीजिएगा, मैं फ्रेमवर्क को हमने बोल्ड कर दिया है कि ये एक फ्रेमवर्क है। उसी तरीके से रिएक्ट में हमने उसको लाइब्रेरी को बोल्ड कर दिया है कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जी। और लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस आप ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अगर आप इससे सीरीज का पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर इसको विजिट कीजिए, क्योंकि वो वीडियो आपको बहुत काम दिलाएगा इस वीडियो को समझने में। ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो रहा है कि एंगुलर जो है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो कि टाइपस्क्रिप्ट में लिखा हुआ, और यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज किया जाता है एंगुलर में, टाइपस्क्रिप्ट ही यूज किया जाता है। जब भी आप एंगुलर में कोडिंग करने जाएंगे, हम यहाँ पर एंगुलर 2 एंड एबव की बात कर रहे हैं। ठीक है। हालांकि एंगुलर का जो पहला वर्जन था एंगुलर JS, उसमें जावास्क्रिप्ट में ही कोडिंग होता था, लेकिन जैसे ही एंगुलर 2 आया वहाँ से टाइपस्क्रिप्ट में कोडिंग होने लगा। और ये गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है और मेंटेन गूगल के तरह ही होता है। तो पहला इसका जो वर्जन आया था 2010 में आया था, अक्टूबर 2010 में, एंगुलर JS के नाम से। वो कंप्लीट एक लाइब्रेरी था। ठीक है। जैसे कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी, उस तरीके से एंगुलर JS भी एक लाइब्रेरी था जिसमें जावास्क्रिप्ट हम कोडिंग करते थे। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थे जिसके चलते एंगुलर JS को हटाया गया और एंगुलर लाया गया, एंगुलर 2। और इसके बारे में भी आपको डिटेल्स में जानना है तो इसी चैनल पर आपको एंगुलर के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, प्लेलिस्ट मिलेगा एंगुलर 9 के, एंगुलर 8 के, 7 के। आप जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं। कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा एंगुलर से रिलेटेड भी आपको। ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एंगुलर JS जो आया था 2010 में आया था। ठीक है। और एंगुलर 2 आया जब, एंगुलर 2 सितंबर 2016 में आया। ठीक है। वहीं पर जब हम रिएक्ट की बात करते हैं तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। एंगुलर क्या था? जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है और डेवलप एंड मेंटेन्ड बाय फेसबुक। फेसबुक का नाम तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। तो फेसबुक के द्वारा डेवलप किया गया और मेंटेन भी फेसबुक के द्वारा ही किया जाता है। और इसका पहला जो जब डेवलप किया गया था 2013 में हुआ था, 2013 में। और इसको हम फेसबुक के नेम से जानते हैं। बहुत लोग फेसबुक react.js बोलते हैं, कोई बहुत लोग फेसबुक react.js बोलते हैं, बहुत लोग इसको react.js भी बोलते हैं, बहुत लोग react.js बोलते हैं। ठीक है। जिसका डिफिनीसन हमने और जिसके बारे में हमने पिछले एक वीडियो मैंने समझाया भी आपको। ठीक है। ये तो हुआ आपका हिस्ट्री की बात कि कौन सा कब डेवलप हुआ। इससे आपको कंपेयर करने में आसानी नहीं होगा, ये बस जस्ट एक हिस्ट्री था। अब हम बात करेंगे दोनों में डिफरेंसेज के बारे में। ठीक है। दोनों के डिफरेंसेस जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री जानना था, इसीलिए मैंने आप लोग को थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताया ताकि आपको पता चल जाए कि कब कौन सा डेवलप हुआ था। बहुत सारे लोगों के माइंड में भी होता है कि ये पहले आया था तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके इन्होंने ऐसे बनाया, कौन सा पहले आया था, इसलिए बताना हमारा फर्ज था।
उसके बाद अब हम बात करके आर्किटेक्चर ऑफ रिएक्ट एंड एंगुलर। यहाँ पर पहला आता है फ्रेमवर्क वीएस लाइब्रेरी। ठीक है, एक तो एंगुलर फ्रेमवर्क है, ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले हम एंगुलर की बात करते हैं। देखिए, अगर कभी भी रिएक्ट और एंगुलर की बात किया जाए तो इसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज भी हैं और बहुत सारे डिफरेंसेज भी हैं। ठीक है, हम डिफरेंसेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये आता है कि एंगुलर एक फ्रेमवर्क है और फुल फ्लैग्ड MVW फ्रेमवर्क है। MV मतलब मॉडल व्यू और वाटेवर होता है, W का मतलब यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और रिएक्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जस्ट फॉर व्यू। इससे केवल व्यू, जब जो भी होता है MVC मॉडल व्यू कंट्रोल, उसमें जो व्यू होता है उसी के लिए यूज किया जाता है रिएक्ट, जस्ट एक लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर वही बात है कि एंगुलर क्या है कि कंसीडर किया जाता है एज ए फ्रेमवर्क। यहाँ पर सब कुछ क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड में वे में मेंटेन किया हो जाता है, हर चीज़ इसका अपना होता है, उसी को यूज करके आप किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। यहाँ पर आपके पास लिमिटेड फ्रीडम होगा, हर चीज़ आपको एंगुलर का जो फ्रेमवर्क है उससे जो रिलेटेड है हर चीज़ उसी को यूज करना होगा। मतलब इसमें हर चीज़ मिलेगा आपको, बहुत सारे लाइब्रेरीज मिलेंगे, इसका अपना राउटिंग लाइब्रेरी, फॉर्म लाइब्रेरी, हर चीज़ इसके पास मिलेगा, उसी को यूज करके आपको करना होगा। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या हम करते हैं ये भी आपको जानना होगा। हालांकि फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होगा ही कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि उसमें क्या क्या बाउंडेशन होता है, क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए आगे के जो मेन कंपेरिजन है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंगुलर में क्या होता है कि टेम्पलेट्स बेस्ड ऑन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ HTML, यहाँ पर टेम्पलेट्स बनाए जाते हैं। जब भी आप एंगुलर में काम करने जाते हैं तो वहाँ पर हर कंपोनेंट का एक टेम्पलेट होता है जहाँ पर हम HTML का पार्ट लिखते हैं, और जहाँ पर लॉजिक की बात आती है वहाँ पर हम कंपोनेंट पर टाइपस्क्रिप्ट में कोडिंग करते हैं। मतलब कि दोनों चीज़ सेपरेट है। HTML हमेशा आप टेम्पलेट पर ही लिखेंगे। ठीक है, यही चीज़ रिएक्ट में कैसे होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद XSS प्रोटेक्शन होता है इसमें। ठीक है, इसका मतलब होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए इसमें यूज किया जाता है ये। ठीक है, इसमें प्रोटेक्शन होता है XSS का। ठीक है, उसके बाद इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज किया जाता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन ही बहुत, जिसे आप DI के नाम से जानते होंगे, वो बहुत इजीली यूज किया जाता है इसमें, और इसका की पार्ट है एंगुलर का। ठीक है, उसके बाद एजेक्स रिक्वेस्ट बाई HTTP के लिए एजेक्स रिक्वेस्ट करता है, इसमें एजेक्स भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि एंगुलर के अंदर लाइब्रेरी दिया गया है इसका HTTP का, उसको आप इजीली यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद राउटिंग भी एंगुलर ही प्रोवाइड करता है। इसके फ्रेमवर्क में इनबिल्ड है राउटिंग का लाइब्रेरी, आपको अलग से यूज नहीं करना होगा। यही रिएक्ट जब हम देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि रिएक्ट के अंदर आप ऐसे चीज़ों के लिए, राउटर के लिए, फॉर्म्स के लिए अलग अलग लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करना होगा, जो कि रिएक्ट का अपना नहीं है, अलग से आप थर्ड पार्टी उसको इंपोर्ट कर करके यूज करेंगे, क्योंकि वो एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या होता है, जस्ट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और फिर उसका अपना कंट्रोल हटा लेता है। तो जब लाइब्रेरी करते हैं तो आपको ज़्यादा फ्रीडम होता है, आप एक काम के लिए दूसरा लाइब्रेरी यूज किए, दूसरे काम के लिए दूसरा लाइब्रेरी यूज किए, तीसरे काम के लिए तीसरा लाइब्रेरी आपने यूज किया। लेकिन यहाँ पर फ्रेमवर्क में क्या हो रहा है कि फ्रेमवर्क आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, इसके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, ये बहुत सारे सोल्यूशन को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद इसके पास राउटिंग का अपना लाइब्रेरी है, कंपोनेंट CSS इनकैप्सुलेशंस है, यूनिट टेस्टिंग होता है इसमें, एंगुलर फॉर्म्स भी, जैसे एंगुलर फॉर्म्स जो होता है लाइब्रेरी फॉर्म्स डेवलप करने के लिए इसका अपना है, इसी फ्रेमवर्क के अंदर इनबिल्ड है। वहीं पर जब हम रिएक्ट की बात करेंगे तो देखिए रिएक्ट में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम देता है ये। इसमें क्या होता है कि आपके पास लिमिटेड कंट्रोल नहीं होता, आप फ्रीडम होते हैं, आप किसी भी लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। रिएक्ट आपको प्रोवाइड करता है केवल व्यू पार्ट के लिए। जब हम यहीं पर देख सकते हैं, इट ओनली प्रोवाइड द व्यू इन MVC, मतलब कि जो वी है उसी को ये प्रोवाइड करता है। ये एक जस्ट लाइब्रेरी है, इसको यूज करके आप अपने व्यू वाले पार्ट को डेवलप करते हैं। मतलब कि अपना कुछ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है जिसको आप यूज़ करते हैं। इसीलिए बहुत लोगों को रिएक्ट इजी लगता है एंगुलर से, क्योंकि एंगुलर में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ता है। वो सारी चीज़ें मैं भी आगे और भी अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। और रिएक्ट में आपको फ्रीडम होता है, एक काम के लिए आपने एक दूसरा लाइब्रेरी लिया, नीचे आप काम करने जा रहे हैं दूसरा कोई, अब आपको राउटिंग यूज करना है तो राउटिंग के दूसरा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कीजिए, नीचे फॉर्म बनाना है तो आप फॉर्म के दूसरा लाइब्रेरी यूज कीजिए, वो लाइब्रेरी के अंदर उसके फंक्शन उसको इंप्लीमेंट करके अपना काम करते रहिए। मतलब कि आप फ्रीडम
है आपके पास कोई भी लाइब्रेरी, आप कोई भी थर्ड पार्टी यूज कर सकते हैं। वही आप एंगुलर की जब बात करते हैं तो एंगुलर में आपको उसी फ्रेमवर्क के अंदर जो जो लाइब्रेरी दिए हुए हैं, जैसे फॉर्म्स के लिए फॉर्म लाइब्रेरी दिया हुआ है उसी को आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंसेज में कंसीडर किए जाते हैं। इसमें देखिए रिएक्ट के अंदर कौन कौन सा चीज़ आप कर सकते हैं। रिएक्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे क्या क्या हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिक टेम्पलेट्स, यहाँ पर टेम्पलेट्स के प्लेस पर JSX यूज किया जाता है, जो कि इसका कहने का मतलब यह है कि XML लाइक लैंग्वेज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट। HTML जावा को इस जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज किया जाता है, मतलब कि हर पेज पर आपको HTML और जावास्क्रिप्ट कॉम्बिनेशन को यूज करना होगा। वहाँ पर अलग अलग सेपरेट पार्ट नहीं होगा कि आप लॉजिक पार्ट अलग लिख रहे हैं और HTML अलग डिजाइन कर रहे हैं। आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ही HTML लिखेंगे, जिसे आप JSX के नाम से आप बोल सकते हैं। इसके कैसे यूज करते हैं, हालांकि हम सब कुछ आगे आने वाले वीडियोज में यूज कर करके भी हम देखेंगे। तो मेन आपको फोकस ये करना है कि यहाँ पर क्लासिक टेम्पलेट नहीं होते, आप उसी जावास्क्रिप्ट में ही HTML के पार्ट को यूज कर लेते हैं। दोनों चीज़ एक ही साथ कॉम्बिनेशन करके यूज किया जाता है। इसमें भी एस प्रोटेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर नो डिपेंडेंसी इंजेक्शन, यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर एजेक्स रिक्वेस्ट के लिए भी उस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है। यूनिट टेस्टिंग होता है इसमें कंपोनेंट के लिए, और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज को ऐड करना होता है, जैसे रिएक्ट राउटर फॉर राउटिंग के लिए रिएक्ट राउटर अलग से लाइब्रेरी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करके यूज करना पड़ेगा। रेडक्स और मोबेक्स जो होता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए लाइब्रेरी, इसको यूज करना पड़ेगा। मतलब कि इसको अपने अंदर स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए रिडक्स जैसे लाइब्रेरी को यूज करना होगा, तो रिडक्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग होते हैं, अलग से लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन एंगुलर में क्या हो रहा था, तब उसका अपने अंदर ही, अपने फ्रेमवर्क के अंदर ही सारी चीज़ें मिल रहा था। ठीक है, तो आगे हम मूव करते हैं कि आगे हम इसमें अब यहाँ पर हम बात करेंगे रेगुलर डॉम vs वर्चुअल डॉम। देखिए होता क्या है कि डॉम, जब भी आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं तो डॉम के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो डॉम क्या होता है ये हालांकि आप लोगों को आइडिया होगा नहीं होगा, तो थोड़ा सा मैं बट शॉर्ट में बताता हूँ कि डॉम क्या होता है। जब भी आप किसी HTML लिखते हैं, तो जब आपका HTML पेज रेंडर करके ब्राउजर पर जाता है, वहाँ पर जो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं, जो नोड जनरेट होता है विंडो के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, हेड बॉडी के अंदर, टेबल्स TDTR, सारे जो नोड जनरेट होते हैं आफ्टर रेंडरिंग योर पेज, उसको डॉम बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्चुअल डॉम यूज करता है रिएक्ट। वर्चुअल डॉम मतलब कि जो एग्जिस्ट नहीं करता, वो फास्ट काम करता है। ठीक है, वर्चुअल डॉम यूज करता है क्या, रिएक्ट JS। तो यहाँ पर इसका यूज क्या है, एक सपोज कीजिए कि आप किसी भी पेज पर किसी यूजर का एज को आप अपडेट करना चाह रहे हैं, केवल किसी पर्टिकुलर एज को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो वर्चुअल डॉम क्या करेगा कि केवल डिफरेंस को सर्च करेगा कि प्रीवियस और करंट HTML में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास HTML है, उसमें से कहीं पर यूजर का एज है, तो उसको केवल अपडेट करना चाहते हैं, तो वर्चुअल डॉम में क्या होगा, उसको कंपेयर करेगा पुराने वाले HTML से नए वाले HTML में, और देखिएगा कहाँ पर डिफरेंसेज है, केवल उस डिफरेंस वाले पार्ट को जाकर अपडेट कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन होगा फास्ट होगा। लेकिन वहीं पर जब एंगुलर की बात करते हैं तो वो रेगुलर डॉम को यूज करता है। रेगुलर डॉम मतलब कि जो आपका ट्रेडिशनल डॉम जो बनता है उसको लेगा और वो इंटायर ट्री स्ट्रक्चर को अपडेट करेगा। केवल एज, यूजर की एज को अपडेट करने के इंटायर ट्री स्ट्रक्चर को अपडेट करेगा जब तक उस यूजर की एज तक ना पहुंच जाए। ठीक है, ऊपर से अपडेट करते आएगा, यूजर के एज को मिलेगा, उसको अपडेट कर देगा। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा लिटिल बिट स्लो होगा। यहाँ पर देखिए छोटे पेज पर तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, जब आपको हंड्रेड्स ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा को एक साथ अपडेट करना हो, एक साथ बाइंड करना हो, तो उस समय आपको इस चीज़ का डिफरेंस पता चलेगा कि जो वर्चुअल डॉम है वो फास्ट काम करेगा। ठीक है, और जो रेगुलर डॉम है वो स्लो काम करेगा। तो यहाँ पर रिएक्ट फास्ट काम कर जाएगा एंगुलर से। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ और समझना होगा कि टेम्पलेट JSX और HTML। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि एक तो हो गया JSX और एक HTML हो गया। तो रिएक्ट जो है UI को यूज करने के लिए इनलाइन जावास्क्रिप्ट लॉजिक को लिखता है, मतलब कि HTML में ही इनलाइन जावास्क्रिप्ट के लॉजिक को भी लिखा जाता है। इसके लिए सेपरेट पार्ट नहीं होता है, जिसके रिजल्ट को आप JSX बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जिस तरीके से एंगुलर में अलग से दिया जाता है टेम्पलेट HTML के पार्ट को लिखने के लिए, लेकिन
यहाँ पर रिएक्ट में क्या होता है कि HTML और जावास्क्रिप्ट के लॉजिक को एक साथ कंबाइन करके UI के टेम्पलेट को डेवलप किया जाता है, ठीक है, जिसे आप उसके रिजल्ट को JSX बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आप रिएक्ट में कंपोनेंट बनाते हैं उसमें मार्कअप और लॉजिक एक साथ सेम फाइल में रखते हैं, तो मतलब कि आपको अलग से ज़्यादा चीज़ें यूज करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ एक साथ आपको दे देता है। ये फीचर एडवांटेज होता है JSX का, मतलब कि एक ही पेज पर हर चीज़ आप यूज कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पर एंगुलर की जब बात किया जाएगा तो वहाँ पर एंगुलर को अलग से टेम्पलेट देता है एंगुलर, वहाँ पर आपको HTML पार्ट लिखना होगा, उसमें आप बेटर वर्क करने के लिए डायरेक्टिव्स यूज करते हैं, जैसे ng, ng4, ng switch, ये सारे चीज़, ng क्लास, ng स्टाइल, बहुत सारे डायरेक्टिव यूज किए जाते हैं जो कि आपके टेम्पलेट को डायनेमिक कर देते हैं, मतलब कि कोई भी डेटा डायनेमिक लाकर बाइंड कर देता है। तो इस तरीके से एंगुलर में टेम्पलेट पर सारी चीज़ें यूज किए जाते हैं, लेकिन रिएक्ट में क्या हो रहा है कि दोनों चीज़ आप एक ही साथ रख रहे हैं, आपको अलग से लाकर कुछ बाइंड करने की जरूरत नहीं है। एंगुलर में क्या है कि आपको डायरेक्टिव के थ्रू आप उस टेम्पलेट को डायनेमिक तो करेंगे, लेकिन उसका जो डेटा आएगा आपके कंपोनेंट से जाएगा, TS फाइल से जाएगा, टाइपस्क्रिप्ट के फाइल से। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि रिएक्ट को समझने के लिए आपके पास केवल जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए, उससे वो आपको एडवांटेज देगा, ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन वहीं पर आपको एंगुलर में काम करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि डायरेक्टिव पाइप्स, डेटा बाइंडिंग, डिफरेंस इंजेक्शन सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसको आपको लर्न करना होगा, तब आप अच्छे से एंगुलर में काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी लोगों का चॉइस हो जाता है कि रिएक्ट जो है ईजी है और ईजिली हम काम कर लेते हैं, बहुत कम इसमें लर्न करना होता है। लेकिन इसमें भी यहाँ पर कहने मात्र कहा है कि कम लर्न करना पड़ता है, लेकिन इसमें आप अच्छे तरीके से काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ आपको पढ़ना होगा। बस ये क्राइटेरिया अलग कर दिया कि आप इसमें जावास्क्रिप्ट नॉलेज आप अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन वहीं पर जब आप राउटिंग के लिए आप काम करने जा रहे हैं तो राउटिंग लाइब्रेरी के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो थर्ड पार्टी अलग से हो गया। वहीं पर आप स्टेट मैनेजमेंट करने जा रहे हैं तो आपको रेडक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बहुत ऐसे सारी चीज़ें हैं जो एक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मिलता है, तो वहाँ पर रिएक्ट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को आपको पड़ेंगे। लेकिन एंगुलर में क्या होता है कि इसके अंदर जो फ्रेमवर्क दिया हुआ है, फ्रेमवर्क के अंदर जो इनबिल्ट फंक्शनैलिटी कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना होगा। यहाँ पर है कि रिएक्ट में कि आप चलिए हमारे पास ये राउटिंग वाला चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे एक लाइब्रेरी आ रहा, हमने ले लिया, ठीक है। ये हमने स्टेट मैनेजमेंट के लिए हमारा समझ में नहीं आ रहा था, चलो दूसरा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हमने इम्प्लीमेंट करके अपने पेज को डेवलप कर लिया, ठीक है। आप वहाँ पर फ्री हैं, कोई भी लाइब्रेरी ले सकते हैं, आपको जो लाइब्रेरी के बारे में ज़्यादा समझ है उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एंगुलर में क्या है, आपके पास बाउंडेशन है कि आप यूज करेंगे तो एंगुलर वाला ही फॉर्म यूज करेंगे, एंगुलर वाला ही राउटिंग यूज करेंगे, तो आपको इसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात पर मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स रिलेटेड, ठीक है। देखिए दोनों रिएक्ट और एंगुलर दोनों कंपोनेंट बेस्ड होते हैं, दोनों में कंपोनेंट बनाए जाते हैं। कंपोनेंट क्या होता है कि जो इनपुट रिसीव करता है और कुछ इंटरनल लॉजिक करके आपको रेंडर्ड UI टेम्पलेट दे देता है, जैसे कि आप साइन इन फॉर्म बनाते हैं, लॉगिन फॉर्म बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, टेबल, कुछ भी इस तरह का कंपोनेंट आप बना सकते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट क्या होता है कि ईजी टू यूज होता है, आपको कहीं भी रीयूज भी कर सकते हैं। एक आपने कंपोनेंट बना लिया किसी भी चीज़ के लिए, किसी टेबल्स के लिए, किसी फॉर्म्स के लिए, तो आप उस कंपोनेंट को दूसरे प्रोजेक्ट में या फिर उसी कंपोनेंट के सेम प्रोजेक्ट में अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं। ये रीयूज करने के लिए होता है, ये दोनों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप कुछ इस तरीके कोड लिखते हैं जो कॉमन कोड होते हैं, उससे रिलेटेड आपने एक बना दिया। जैसे कि मैंने इसी सीरीज में पहले बताया था कि जैसे कि होम पेज डिजाइन करना हो तो अलग अलग कंपोनेंट बनाकर, हेडर के लिए अलग कंपोनेंट आपने बना दिया, फुटर के लिए अलग कंपोनेंट बना दिया, बॉडी के लिए अलग कंपोनेंट, लेफ्ट में पॉपअप आ रहा है उसके लिए अलग कंपोनेंट, राइट में मेनू आ रहा है अलग कंपोनेंट, सबको मिलाकर आप एक होम पेज डिजाइन कर सकते हैं। और ये कंपोनेंट जो आपने बनाया अलग अलग, मेनू के लिए, बॉडी के लिए, फुटर के लिए, ये आपका रीयूजेबल कंपोनेंट हो गया। इस कंपोनेंट को अलग पेज पर भी यूज कर सकते हैं या फिर आप उस कोड को उठाकर दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। रीयूज करने के लिए इसको यूज किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये बहुत ही हमें कोड करने से, बहुत सारे कोड करने से बचा देता है, रोक लेता है, मतलब कि कोड का आप रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला बात आता है कि स्टेट मैनेजमेंट का। देखिए स्टेट मैनेजमेंट हर एप्लीकेशन में होता है स्टेट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब जहाँ तक आपको बात किया जाए एंगुलर का, तो एंगुलर क्या करता है कि कुछ भी डेटा में चेंज आता है तो इंटायर UI को, कंपोनेंट का जो इंटायर UI होता है उसको रीरेंडर कर देता है। तो वहाँ पर स्टेट को मैनेज करने में आसानी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा अप टू डेट डेटा मिलता है।
जैसे ही रेंडर कर जाए कुछ भी चेंज हुआ है उसको री रेंडर कर देगा, तो अपडेटेड डेटा आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर स्टेट को मैनेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, मैनेज हो जाता है। लेकिन वहीं पर जब रिएक्ट की बात करते हैं तो रिएक्ट क्या करता है, वर्चुअल डॉम पर काम करेगा आपका, ठीक है। उस जो आपका चेंजेज है उसी को रिफ्लेक्ट करा देता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टेट को मैनेज करने के लिए आपको रिडक्स पढ़ना होगा, ठीक है। रिडक्स एक लाइब्रेरी है, इसको भी आपको पढ़ना होता है आपको रिएक्ट में स्टेट को मैनेज करने के लिए, यही इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर देखिए आपको अलग से थर्ड पार्टी इसको पढ़ना होगा, तब आप एंगुलर रिएक्ट में आप किसी प्रोजेक्ट में स्टेट को मैनेज कर पाएंगे। और बिना स्टेट मैनेज के आप कोई प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं बना सकते हैं। हालांकि एंगुलर में भी अलग से इस तरीके के NGRX जो होते हैं उसको मैनेज करने के लिए, स्टेट को मैनेज करने के लिए किया जाता है, लेकिन छोटे तौर पर आपको ज़रूरत नहीं है रिडक्स पढ़ने का, ठीक है। एंगुलर में रिडक्स की जरूरत नहीं पड़ती छोटे तौर पे आपको, लेकिन वहीं पर आपको बहुत बड़ा एप्लीकेशन, लार्ज इनफ साइट का एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर भी इस तरीके के लाइब्रेरीज को पढ़ना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा एंगुलर में भी, ठीक है। लेकिन आप रिएक्ट में आप छोटा सा एप्लीकेशन बनाइए या बड़ा एप्लीकेशन बनाइए, दोनों ही केसेस में आपको रिडक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं डेटा बाइंडिंग के बारे में। देखिए डेटा बाइंडिंग भी की फीचर होता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो वहाँ पर डेटा ही होता है। आप स्टैटिक एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पर भी डेटा दिखाते हैं। कोई आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लिया, फूड ऑर्डरिंग का आपने पेज बनाया तो वहाँ पर भी डेटा को गैदर कर रहे होते हैं। तो डेटा जो होता है उसको बाइंड करने का भी एक प्रोसेस होता है, प्रोविजन होता है कि इस तरीके से डेटा को आप बाइंड करेंगे। अब यहाँ पर ये बात आता है कि दोनों जो टेक्नोलॉजी है, जो एक लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क है, दोनों किस किस डेटा बाइंडिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो एंगुलर क्या करता है कि वन वे डेटा बाइंडिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग दोनों को सपोर्ट कर लेता है। वन वे डेटा बाइंडिंग मतलब कि एक तरफ से डेटा गया दूसरा तरफ बाइंड हो गया। टू डेटा बाइंडिंग मतलब कि आपने व्यू में कुछ चेंज किया तो आपका कंपोनेंट में उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, सिंक हो जाएगा। कंपोनेंट पर आपने चेंज किया तो व्यू में आपका उसका डेटा सिंक हो जाएगा। टू डेटा बाइंडिंग एक एंगुलर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्यूटी है, ठीक है, जो कि रिएक्ट आपको नहीं दे पाता। रिएक्ट में केवल आप वन वे डेटा बाइंडिंग ही यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आ जाता है एंगुलर के अंदर जो टू वे डेटा बाइंडिंग प्रोवाइड करता है। टू वे डेटा बाइंडिंग में यूज करने के लिए आपको एंगुलर का जो प्रोवाइडेड जो लाइब्रेरी है फॉर्म मॉड्यूल उसको यूज करना होगा, तब उसके अंदर जो NG मॉडल हम यूज करते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग करने के लिए, तब आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन रिएक्ट में क्या होगा, ओनली हैज वन वे डेटा बाइंडिंग, यहाँ पर टू वे डेटा बाइंडिंग होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब आपको आगे देखना है कि यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट के फ्लो के बारे में, ठीक है। सबको पता है कि जो रिएक्ट है जावा स्क्रिप्ट को यूज करता है और एंगुलर क्या यूज करता है, टाइप स्क्रिप्ट को यूज करता है। जावा स्क्रिप्ट जो होता है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, विच मीन्स यू डोंट हैव टू डिफाइन द वेरिएबल्स टाइप। आपको किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, रन टाइम पर डिसाइड कर लेता है कि इस वेरिएबल में कौन सा डेटा है, तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हो गया। तो इस रीजन से भी बहुत सारे डेवलपर इसको प्रेफर करते हैं कि उनको किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज भी है। मान लीजिए कि आपने डिसाइड नहीं किया कि भैर ए लिया हमने और ए में हम किस तरह का डेटा डालेंगे, ठीक है। आपने ऊपर इंटीजर लेकर चला, ठीक है। आप चाहते हैं किसी को हमने किसी फंक्शन में पास करके उसको प्लस करके उसका आउटपुट देना है, ठीक है। आप सपोज कीजिए आप भूल गए उसी एक वेरिएबल में आपने स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है, तो वो तो ले लेगा। वहाँ पर तो डायनेमिक टाइप है, वहाँ पर आपने डिसाइड नहीं किया और उसी वेरिएबल को जब आप नीचे एडिशन वाले मेथड में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर तो अब स्ट्रिंग मिल गया उसको, तो जो एक्चुअल आउटपुट आना था वो तो आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये तो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, आपको कंपाइल टाइम पर बताया ही नहीं, ठीक है। कंपाइल टाइम पर बताया ही नहीं, आपको एरर शो नहीं कराया। एरर कब पता चला, आपको रन टाइम पर जाकर पता चला कि हमारा एक्चुअल जो आउटपुट आना था वो नहीं आया है। आपके लिए टाइम तो बचाता है कि आपको सोचने नहीं देता है कि आपको कौन से टाइप का वेरिएबल लेना है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में। वहीं पर जब हम एंगुलर की बात करते हैं तो यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट है जो कि जावा स्क्रिप्ट का सुपरसेट होता है और ये एब्स्ट्रैक्टली टाइप लैंग्वेज है। मतलब कि आपको कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर लेना होता है कि हम इस वेरिएबल में कौन सा वैल्यू डालने वाले हैं। यहाँ पर आप किसी वेरिएबल का टाइप डिफाइन कर देंगे तो अब उस वेरिएबल आप मान लीजिए वहाँ पर नंबर, एरे, स्ट्रिंग होता है। भैर ए
उसको नंबर टाइप करना दिया, तो उस ए में आप स्ट्रिंग अब डाल ही नहीं सकते, वो एरर तुरंत बता देगा। तो इससे क्या होता है कि रन टाइम पर जो एरर आने वाले होते हैं उससे हम पहले ही बच जाते हैं, कंपाइल टाइम पे ही हमें पता चल जाता है कि क्या एरर आने वाला है, क्या एरर आ रहा है। ठीक है, उसको हम यहीं पर ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी बच जाता है कि जो रन टाइम पर एरर आने वाला था उसको हम फाइंड आउट करते हैं कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पर कंपाइल टाइम पर बता दिया। स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज होने के चलते हम यहाँ पर डिफाइन करना होता है हर वेरिएबल का डेटा टाइप, कि जो उस टाइप को उसी टाइप के वैल्यू को लेगा। ठीक है, टाइप का पर्पस ये भी होता है कि प्रोग्रामर को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बैकग्राउंड से होना चाहिए, थोड़ा सा उप्स के कंसेप्ट के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, वहीं पर आप जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट में काम करते हैं तो उप्स के कंसेप्ट का ज़्यादा नॉलेज नहीं भी होता, आप वहाँ पर इजीली सर्वाइव कर जाते हैं और उसको इजीली यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अगला बात यह है कि देखिए रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी इनेबल किया जाता है टाइप चेकिंग को यूज करने के लिए। जो भी रिएक्ट प्रोजेक्ट होता है टाइप को चेक करने के टाइप चेकिंग इनेबल किया जाता है, जो कि फेसबुक के द्वारा डेवलप किया हुआ टाइप चेकर स्टैटिक टाइप चेकर होता है, उसको हम यूज करके उसमें टाइप चेकिंग करते हैं। ठीक है, वहीं पर एंगुलर में क्या होता है कि टाइप स्क्रिप्ट खुद प्रोवाइड कर देता है आपको कि उसको टाइप स्क्रिप्ट होने के चलते वहाँ पर अपने आप स्टैटिक टाइपिंग हो जाता है, आपको वहाँ पर अलग से कुछ यूज करने की और अलग से समझने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है उसका। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मोबाइल सॉल्यूशन ऑफ रिएक्ट वीएस एंगुलर। अगर आप एप्लीकेशन कोई डेवलप करने जा रहे हैं तो उसका ऐप भी बनाना होता है। आज के डेट में इंटरनेट के ज़माने में हर किसी के पास लैपटॉप हो या ना हो, मोबाइल जरूर होता है। तो हर क्लाइंट हर कंपनीज का ये मोटिव होता है कि जो भी उसका एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है मोबाइल पर जरूर चले। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करें। ठीक है, तो रिएक्ट में भी आप मोबाइल के एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, एंगुलर में भी आप मोबाइल के एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। एंगुलर में मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आपको आयोनिक फ्रेमवर्क यूज करना होता है मोबाइल के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये एक व्यू कंटेनर होता है। यहाँ पर आप किसी भी आयोनिक को यूज करके किसी भी एप्लीकेशन का मोबाइल वर्जन बनाएंगे तो ये एक तरीके से व्यू ऐप होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये स्लो चलता है। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन रिएक्ट का जो नेटिव है, ठीक है, वो इससे थोड़ा सा फास्ट चलता है। वहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा लेकिन ये फास्ट चलता है क्योंकि ये कम्प्लीटली ट्रूली नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करता है रिएक्ट ऐप। ठीक है, रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट में आपको देखिए एंगुलर में आपको काम करने के लिए, एंगुलर में मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आपको आयोनिक आना चाहिए। ठीक है, और रिएक्ट में आपको मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए रिएक्ट नेटिव आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखना होगा। अगला चीज़ हम ये समझते हैं कि टेस्टिंग जो होता है रिएक्ट में और एंगुलर में किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, जेस्ट यूज किया जाता है फेसबुक में टेस्ट को करने के लिए, रिएक्ट के कोड को यूज करने के लिए जेस्ट नेम्स से जो फ्रेमवर्क है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, और वहीं पर जब आप एंगुलर की बात करेंगे तो यहाँ पर जैस्मिन फ्रेमवर्क यूज किया जाता है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद आप समझिए कि जो लर्निंग कर्व है रिएक्ट वीएस एंगुलर की लर्निंग कर्व क्या है कि देखिए किसी भी टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से ग्रैब करने के लिए, पढ़ने के लिए या फिर उसको डिसाइड करने के लिए कौन बेटर है, कौन सही है, कौन गलत है, तो उस पर आपको लर्निंग कर्व जो होता है, लर्निंग का पाथ जो होता है उसको भी समझना होगा। ये डिपेंड करता है, इसका आंसर आपका एक्सपीरियंस दे सकता है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा फेमिलियर हैं। ठीक है, किस चीज़ में आप ज़्यादा फेमिलियर हैं, कौन सा चीज़ आप जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आप किस वे में जाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिएक्ट में काम करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा और एंगुलर में काम करने के लिए क्या क्या पढ़ना होगा। ये आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, लॉजिकली आप बहुत ज़्यादा कुछ सोच सकते हैं, तो आप वहाँ पर एंगुलर में बहुत सारी चीज़ें लर्न करने के लिए होते हैं तो उसकी तरफ मूव जरूर कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट में आपको ज़्यादा कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर बहुत ही कम लर्न करके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर JSX होता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, किस तरीके से हम दोनों चीज़ को एक साथ मैनेज करें, कंपोनेंट और इंटरनल स्टेट को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे को हम इसके कॉन्फ़िगरेशन को यूज करें, ये चीज़ें आप समझ गए तो इसके लाइब्रेरी को अपने पेजेज पर यूज करके इस ईजिली हैंडल कर सकते हैं। वहीं पर जब बात आती है कि एक्सटर्नल कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए, जैसे राउटिंग बनाना है, राउटिंग यूज करना है पेज को नेविगेट करने के लिए, कंपोनेंट्स को नेविगेट करने के लिए, तो वहाँ पर राउटिंग लाइब्रेरी के बारे में
अब आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए आपको रिडक्स के बारे में, मोवेक्स के बारे में जानना होगा। मतलब कि ये ऑप्शनल पार्ट हो गया, इसको यूज करेंगे, ठीक है, तब आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। नॉर्मल पेजेज बनाने होंगे तो आप नॉर्मली JSX के बारे में आपको पता है तो आपको उसको यूज करके बना लेंगे। ठीक है, आपको स्टेट मैनेज करना है तो आपको रेडक्स के बारे में पता करना चाहिए, राउटिंग के यूज करना है तो राउटिंग लाइब्रेरी के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप ये दर्शाता है कि कम लर्निंग से भी आप रिएक्ट में काम कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि रिएक्ट बहुत ही ईजी है, ठीक है, हम इजीली उसमें काम कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर बहुत लोग का ये चॉइस हो जाता है कि हमें और भी कुछ इंटरनल चीज़ें देखना है, समझना है कि कैसे काम होता है, कि और थोड़ा टेक्निकली उसमें इंटरनल चीज़ें समझना है, तो वहाँ पर लोग ज़रूर प्रेफर कर जाते हैं एंगुलर की तरफ। और एंगुलर में क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक आपको लर्न करना पड़ जाता है, क्योंकि आप किसी एक फ्रेमवर्क के अंदर काम करने जा रहे हैं। उसके सारे गाइडलाइंस को आपको समझना होगा, उसके अंदर जो डायरेक्टिव्स है, मॉड्यूल्स है, डेकोरेटर्स, कंपोनेंट, सर्विस, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, पाइप्स, टेम्पलेट्स, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि इसको कैसे यूज करना होता है एंगुलर में। जब ये चीज़ आपको पता होगा तभी आप एंगुलर में काम कर पाएंगे। यहाँ पर आपको फाउंडेशन है, आपको आना चाहिए। ये इसके एडवांस टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे चेंज डिटेक्शन हो गया, EOT कंपाइलेशन हो गया, RxJS लाइब्रेरी हो गया। RxJS लाइब्रेरी आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, जिसमें हम सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं, सब्सक्राइब, ऑब्जर्वेबल, ये सारे यूज करते हैं। ये सारे एडवांस चीज़ें होते हैं जो एंगुलर में यूज किए जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा आपको पढ़ना होगा एंगुलर में। जब आप काम करने की बात करते हैं तो क्योंकि इसके फ्रेमवर्क को समझना, इसके फ्रेमवर्क में जो डायरेक्टिव यूज करना, उसके सिंटेक्स को समझना, मॉड्यूल्स यूज करते हैं, डेकोरेटर को समझना, सर्विस कैसे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन थ्रू यूज करेंगे, पाइप का सिंटेक्स क्या होगा, टेम्पलेट में हम क्या चीज़ कैसे लिखेंगे, एक फ्रेमवर्क के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना होगा, समझना होगा। उसके बाद एंगुलर में आप अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ समझने से हमें एक तो चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर आप किसी चीज़ में एंट्री करना चाहते हैं, दोनों में किसी को प्रेफर करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम कोई सीखना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत ईजी लगेगा कि बहुत ही कम लर्न करना है, बहुत ही लोअर बैरियर है एंट्री के लिए रिएक्ट में। ठीक है, और एंगुलर को आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ जब बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, तो एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रिएक्ट सही भी है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप रिएक्ट समझिए या फिर एंगुलर समझिए, क्योंकि दोनों अपने आप में इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, आपको दोनों ट्राई करना चाहिए, पर्सनली लेवल पर प्रेफर करना चाहिए कि कौन सा चीज़ हमारे लिए सही है, किस तरीके कि कौन से में हमारा ज़्यादा जुनून आ रहा है, मोटिवेशन आ रहा है कि कौन सा हम काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कौन से प्रोजेक्ट में हमें कौन सा चीज़ यूज करना चाहिए। अब आगे इसमें समझिए कि पॉपुलैरिटी और ग्रोथ के बारे में, रिएक्ट और एंगुलर में कौन ज़्यादा पॉपुलर है और किस में ज़्यादा ग्रोथ है। जॉब प्रोस्पेक्टिव्स के बाद से बात हम करें जॉब के बारे में कि किस में ज़्यादा जॉब मिल रहा है, किस में कम जॉब मिल रहा है, तो ये भी एक चॉइस चूज करने में हेल्प करता है कि किस में ज़्यादा जॉब है। ठीक है, जब हम कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ने आते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि कौन सा दोनों में कौन सा जो टेक्नोलॉजी है ज़्यादा ट्रेंडिंग में, किस में ज़्यादा जॉब मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बेस पर भी आप कोई भी जॉब, कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आज अगर रिएक्ट आगे चल रहा है तो आगे भी रिएक्ट ही आगे रहेगा। हो सकता है एंगुलर निकल जाएगा, या फिर आज एंगुलर आगे है तो एंगुलर ही आगे रहेगा। डिपेंड करता है मार्केट के स्ट्रेटेजी पर कि मार्केट में भी क्या है। लोकेशन वाइज भी अलग अलग आपके डिफरेंसेज मिलेंगे। किसी लोकेशन में रिएक्ट का ज़्यादा डिमांड है, किसी लोकेशन पर एंगुलर का ज़्यादा डिमांड है। तो अभी आप अगर गूगल पर भी सर्च करते हैं तो आपको ये आइडिया लगेगा कि इंडिया में एंगुलर आगे चल रहा है, और इंडिया के बाहर की बात करेंगे तो वहाँ पर रिएक्ट आपको आगे दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज़ आगे चल रहा है वो हमेशा ही आगे रहेगा। जब दोनों ये लैंग्वेजेज नहीं थे, रिएक्ट भी नहीं था, एंगुलर नहीं था, तभी आपके एप्लीकेशन डेवलप होते थे, अलग लैंग्वेजेज हम पढ़ते थे। उसके बाद ये दोनों आया। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये दोनों ना रहे, कोई और इससे भी अच्छा लैंग्वेज आ जाए। तो इस सारी चीज़ों के ग्रोथ और पॉपुलैरिटी के बेस पर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें क्या सीखना चाहिए। ठीक है, आपको वहाँ पर ये समझना होगा कि हमें किस चीज़ में ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा जून है, किस में हम ज़्यादा लर्न कर पा रहे हैं जो आगे हमारे फ्यूचर में काम आएगा। इस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, ऐसे चॉइस आपका है कि किस में एंट्री बैरियर कम है, किस में एंट्री करने में ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा, वो तो आपका पर्सनली डिसीजन होगा। लेकिन ये हमारा
रिकमेंडेशन होगा कि आप दोनों को अच्छे से समझिए, आप इस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि हम इसमें क्या बेटर कर सकते हैं, जो कि हमारे आने वाले फ्यूचर में भी वो चीज़ हमेशा काम आते रहे। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमेशा आते रहते हैं और जाते रहते हैं, हो सकता है ये दोनों हमेशा रहे, हो सकता है इससे अच्छा आ जाए और इन दोनों को हटा दे। ठीक है, तो उस लेवल का आपको सोचना होगा। ठीक है, अब आगे समझिए, इसमें हम कुछ ऐसी भी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि कौन सा जो दोनों में लैंग्वेज है ज़्यादा लोग चाहते हैं उसको, कौन सा लोग बोलते, कौन सा दोनों में लैंग्वेज है कहाँ पर बोलते हैं कि बहुत ही फाड़ू लैंग्वेज है इस तरीके से, और कौन से लैंग्वेज को वांटेड में है, मतलब वांट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आपको अभी दिखाते हैं कुछ 2019 के सर्वे के अनुसार। ठीक है, लव्ड में मतलब कि सबसे ज़्यादा चाहने वाला जो लैंग्वेज है ये आपका है, जिसमें कि दूसरे नंबर पर रिएक्ट है। ये सर्वे 2019 का है, अभी ये सर्वे चेंज भी हो गया होगा। ठीक है, ये 2019 का सर्वे बता रहा हूँ, वहाँ पर 9th नंबर पर आपको एंगुलर दिखेगा। ठीक है, जब लव्ड की बात करेंगे। वही ड्रेडेड की बात करेंगे, मतलब कि लोग बोलते हैं कि बहुत ही किलर लैंग्वेज है, बहुत ही फाउल लैंग्वेज है, उस तरीके से नज़रिए से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एंगुलर ये चौथे नंबर पर है और ये आपको यहाँ पर 9वें 10वें नंबर पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एंगुलर आगे निकल जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही वांटेड वाले कैटेगरी में देखेंगे तो रिएक्ट सबसे टॉप पर आपको दिखेगा और एंगुलर आपके चौथे नंबर पर दिखेगा। तो ये जो सर्वे होते हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं टाइम पर टाइम और ईयर बाय ईयर। तो अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि कौन सी कंपनी किसको यूज करता है। देखिए, बहुत सारी कंपनियाँ अलग अलग, जैसे रिएक्ट के लिए फेसबुक, उबर, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ड्रॉपबॉक्स, एयरबीएम, बहुत सारे कंपनी जो हैं रिएक्ट को अच्छे से यूज कर रहे हैं और यूजली यूज कर रहे हैं इसमें। वहीं पर अब जब एंगुलर की बात करेंगे, गूगल, नाइक, जनरल मोटर्स, एचबीओ, सोनी, ये सारे एंगुलर को यूज करते हैं। तो ये देखिए, ये हम टॉप कंपनीज के बारे में हमने बताया जो जो इसको बहुत ही मोस्टली यूज कर रहे हैं। लेकिन आप आज के डेट में देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे प्रोजेक्ट में दोनों यूज कर रहे हैं, किसी में एंगुलर किसी में रिएक्ट लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खुद से डिसाइड करना होगा, खुद से मोटिवेशन लेना होगा कि हम किस किस लैंग्वेज की तरफ जाएं, कौन सा लैंग्वेज हमारे लिए सही है। ठीक है, हम यहाँ पर ये भी डिसाइड नहीं कर सकते, हम आपको नहीं बता सकते कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, आपको खुद डिसाइड करना होगा। मैं तो ये प्रेफर करूँगा तो दोनों पढ़िए, हो सकता है कहीं पर रिएक्ट काम आ जाए, कहीं पर आपको एंगुलर काम आ जाए। किसी कंपनी में आपका रिएक्ट पर सेलेक्ट होकर वहीं पर आपको हो सकता है अगला प्रोजेक्ट एंगुलर में मिल जाए। हो सकता है किसी कंपनी में आप एंगुलर पर सेलेक्ट होकर गए और वहाँ पर आपको रिएक्ट में काम मिले, तो आपके पास दोनों नॉलेज है तो दोनों में आप सर्वाइव कर जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको दोनों को एज ए चॉइस अच्छे से पढ़ना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए। दोनों ही बहुत ही अपने आप में अच्छा लैंग्वेज है, इंपॉर्टेंस रखते हैं और आज के डेट में दोनों ही ट्रेंडिंग में है। तो यहाँ पर आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेज है। अब इस चीज़ को आप अच्छे से एनालाइज कीजिए। अगर आप किसी कंपनी में आप रिएक्ट पर काम कर रहे हैं तो रिएक्ट के बारे में आप अच्छे से पढ़िए। अगर आप बिगिनर हैं, आप करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको हमने दोनों का डिफरेंसेज, दोनों का फीचर्स बता दिया। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं या फिर दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में रिएक्ट के एडवांटेज, कि हम रिएक्ट ही क्यों यूज करें, उसका एडवांटेज क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें बहुत ही एनालाइज करके लेकर आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ये सीरीज जो है रिएक्ट के जेस का है और इसमें हम रिएक्ट से रिलेटेड हर वो टॉपिक कवर करेंगे जो रिएक्ट में यूज किए जाते हैं, और इसमें हम अलग अलग प्रोग्रामिंग हर वो चीज़ कवर करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो रिएक्ट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको फिर एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ही डीपली और कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं, जिस तरीके से कंपनी में काम होता है, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि लाइव प्रोजेक्ट पर भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप वहाँ पर जाकर अपना बैच और कोर्स चूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक एक लाइक हमारा और ज़्यादा मनोबल बढ़ाता है और हम अच्छे से मेहनत करके और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले और हमेशा लोग अपडेटेड रहें। आप
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि उसी नोटिफिकेशन की इनेबल करने से ही जैसे ही मैं कोई वीडियो नया डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और हमेशा आप अपडेटेड रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।